तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ और लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 6 और 5 में हम लोग कृत्रिम कायिक जनन को कवर किए थे और कृत्रिम कायिक जनन के 2 टॉपिक हम लोग पढ़े थे। एक लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने कवर किया है पूरी डिटेल में कलम विधि और लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने कवर किया है दाब विधि। आज बारी है लेक्चर नंबर 7 की और आज इस लेक्चर में मैं आपके कृत्रिम कायिक जनन और प्राकृतिक कायिक जनन का पूरा समापन करने वाला हूं, या कह सकते हैं कि आज आपका जो है अलैंगिक विधि वाला जो है या अलैंगिक जनन जो है वो आज इसी लेक्चर में आपका एकदम खत्म होने वाला है। या गुटी बांधना, इस 7वें नंबर लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। वायुदाब या गुटी बांधना, इसको इंग्लिश में एयर लेयरिंग और गुटी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, डेफिनेशन लिख सकते हैं कॉपी पर आप लोग कि यह तकनीक प्रायः पुराने वृक्षों द्वारा कायिक प्रवर्धन हेतु प्रयोग की जाती है, क्योंकि उनकी शाखाएं मोटी होने से के वजह से उनको मोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे वृक्षों में वायवीय दाब लगाने के लिए छाल का वलय को हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को वलयन कहते हैं। मृदा एवं मांस या रुई से लपेटकर नमी प्रदान की जाती है। इससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए पॉलिथीन बांध देते हैं। इस प्रक्रिया को गुटी बांधना कहते हैं। कुछ समय बाद इस नम भाग पर जड़ें निकल आती हैं। अब इसे जनक से अलग कर मिट्टी में रोक दिया जाता है। अब ये इसका डेफिनेशन रहा, जिसे आप कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस विधि को थोड़ा समझते हैं। अब ये वायुदाब या गुटी बांधना क्या होता है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें ऐसे पौधों को लिया जाता है जो पुराने वृक्ष होते हैं, उनकी शाखाएं बहुत ही सख्त होती है। शाखाएं बहुत ही क्या होती है? सख्त। सख्त मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, बहुत ही मजबूत होती है। और जब मजबूत होती है तो उनको आसानी से आप मोड़ नहीं सकते। जो शाखाएं पेड़ पौधों की बहुत सख्त और मजबूत होती है, उन्हें आप मोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे बैंड नहीं कर पाएंगे, वो फ्लेक्सिबल होती नहीं है। तो उनमें कायिक प्रवर्धन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि इनके जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भाग बोले तो पेड़ पौधे के ऐसे भाग जो मिट्टी से ऊपर होते हैं, ठीक है। मिट्टी से ऊपर जो भाग होते हैं उनको वायवीय भाग कहते हैं, उनको प्ररोग तंत्र बोलते हैं। तो उनके वायवीय भाग पर क्या करते हैं, इस वलयन करते हैं। वलयन का मतलब छाल को हटा देते हैं। जो ऊपरी लेयर होती है, छाल होती है, उस छाल को हटा देते हैं। तो छाल को ही वलय बोलते हैं। वलय को हटा देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वलयन। वलयन बोलते हैं इस प्रक्रिया को। तो छाल को हटा करके क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे पौधे को क्या करते हैं, इस जगह पर बांध देते हैं। लगाकर क्या करते हैं? बांध देते हैं, चारों तरफ से बांध देते हैं। और इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगा देते हैं या मॉस लगा देते हैं। मॉस का मतलब शैवाल होता है, मॉस लगा देते हैं या रुई लपेट देते हैं। अब इनसे क्या होता है, रुई, मॉस और मिट्टी से क्या होता है कि उस जगह पर नमी बनी रहती है। नमी मतलब गीलापन, तो गीलापन वहां पर बना रहता है। और अगर सूखने का डर होता है तो ऊपर किसी डार में या किसी शाखा में एक बर्तन में क्या करते हैं, पानी भर करके लटका देते हैं। इस पर से पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है, जिसके वजह से नमी बनी रहती है। और नमी बनी रहती है। अब इस पे कीटाणुओं से डर लगता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका डर रहता है कि वो इसको क्या कर देंगे, सड़ा सकते हैं। तो इसको चारों तरफ से पॉलिथीन से क्या कर दिया जाता है, लपेट कर बांध दिया जाता है। लपेट कर बांधने के बाद कुछ दिनों के बाद नमी की वजह से यहाँ पर एक नया पौधा क्या करता है, ग्रोथ करता है। एक नया पौधा ग्रोथ करता है। और जैसे नया पौधा ग्रोथ करता है तो इसको यहां से काट करके निकालते हैं और ले जाकर मिट्टी में क्या करते हैं, उसे उगाते हैं। इस विधि को बोलते हैं एयर लेयरिंग। ये कौन सा मेथड है, तो कहेंगे सर एयर लेयरिंग है, वायु दाब है या गुटी बांधना। मतलब पहले इस मोटे वृक्ष, जो पुराने वृक्ष होते हैं, उनकी सख्त शाखाओं पर छाल को क्या करते हैं, हटाते हैं। छाल को हटाने के बाद उसमें एक पौधे को क्या करते हैं, रोपित करते हैं। उस जगह पर मॉस या रुई लगाते हैं ताकि नमी बनी रहे।
और उसके बाद ऊपर से किसी मटके में या किसी बर्तन में पानी भर करके बूंद बूंद करके उस पर गिराते हैं ताकि वो नमी बरकरार रहे, नमी कहीं नहीं जाए। जब कुछ दिन बाद इससे नया पौधा ग्रोथ करता है तो उसे इसमें से निकाल करके मिट्टी में क्या करते हैं, रोप देते हैं। जब मिट्टी में रोप देते हैं तो ये पौधा मिट्टी में ग्रोथ करता है। अब इसी को क्या बोलते हैं, वायुदाब या गुटी बांधना। अब ये मेरी बात आपको अच्छे समझ में आएगी। बाई फिगर समझ लेते हैं। अब इसका बाई फिगर देख लेते हैं, वायुदाब या गुटी बांधना। चलिए देख सकते हैं। अब यहां पर ये जो फिगर है, ये वायुदाब और गुटी बांधना इसका फिगर है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पेड़ की शाखा है, इस शाखा पर, पेड़ की शाखा पर यहां पर देख रहे हैं कि बांधा गया है एक नए पौधे को, रुई लपेट करके। बाहर से इसको पॉलिथीन लपेटा गया है। क्या लपेटा गया है, पॉलिथीन, पॉलिथीन लपेट दिया गया है और इसे बांध दिया गया है। इसे बोलते हैं वायुदाब या गुटी बांधना, वायुदाब या गुटी बांधना। क्या बोलते हैं, वायुदाब या गुटी बांधना। अब इसमें क्या होगा कि जब नमी रहेगा तो नमी से नया पौधा क्या करता है, ग्रोथ करता है। और जो नया पौधा ग्रोथ करता है बाद में इसे निकाल करके मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। ये विधि क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि ये विधि बहुत जल्दी नए पौधे को तैयार करती है। जैसे आप क्या करेंगे, बीज बोएंगे, अंकुरण करेगा कुछ दिन में, फिर उसके बाद वो बढ़ेगा, बहुत समय लेता है। जो कृत्रिम जो कायिक जनन होता है वो समय को बचाने के लिए होता है। कम समय में पौधा जल्दी से क्या होता है, तैयार होता है, इसलिए कृत्रिम जनन अपनाया जाता है। अब यहाँ पर ये कौन सा है, वायुदाब है। बाई फिगर से समझ लेंगे कि शाखाओं को, जो वायवीय शाखा होती है उन पर क्या करते हैं, मॉस या रुई लपेट करके एक नए पौधे को उगाने की विधि को क्या बोलते हैं, वायुदाब बोलते हैं। ये किसमें होता है, नींबू और संतरे में होता है। तो यहां से बाई फिगर आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अगला है आपका शाखा बंधन या आर्चिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इन आर्चिंग। अब ये शाखा बंधन क्या होता है, शाखा बंधन का मतलब होता है दो पेड़ों की शाखाओं को एक में बांध देना। बंधन का मतलब आप सुनोगे ना, बंधन, ठीक है, तो सीरियल भी चलता है बंधन। अब यहाँ पर बंधन का मतलब क्या होता है, बंधन का मतलब ये होता है कि दो शाखाओं को मिला करके बांध देना, क्या कहलाता है, बंधन कहलाता है। रक्षाबंधन का नाम सुने होंगे, ठीक है, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, रक्षाबंधन है। अब इसमें रक्षा को क्या कर दिया गया, हाथ को रक्षा से बांध दिया गया, तो रक्षाबंधन हो गया। भाई बहन का इसमें आपस में क्या होता है, प्रेम होता है, एक रीति रिवाज है। तो यहाँ पर शाखा बंधन क्या है, इनआर्चिंग क्या है, तो इसमें कोई रक्षा वगैरह नहीं बांधना है, इसमें दो शाखाओं को एक में जोड़ करके बांध देना है। इस विधि में एक घटिया जाति के पास, घटिया का तो मतलब समझ रहे होंगे, घटिया मतलब गांव में कहते हैं घटिया आदमी, घटिया मतलब जो एकदम यूजलेस है, निकम्मा जिसे बोलते हैं, बेकार आदमी, उसको घटिया बोलते हैं। तो इस विधि में एक घटिया जाति के पादप के तने को अच्छी जाति के पादप के तने से जोड़ दिया जाता है। दोनों पादपों को तने की छाल को लंबाई में छिलकर दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं। इसके बाद उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद दोनों पादप जुड़ जाते हैं। इस प्रकार पादप में अच्छे जाति के पादप के गुण आ जाते हैं। उदाहरण इसका कौन है, कौन से पेड़ इस तरह से जो है प्रवर्धन करते हैं, तो आम है, लीची है, अमरूद है। अब इसमें होता क्या है, समझ लेते हैं इसको। इसमें एक घटिया जाति का पौधा लेते हैं। अब मान लेते हैं कि एक पौधा है इस तरह का, यहां पर मैं लिख रहा हूं घटिया जाति। अब ये घटिया जाति क्या होता है, घटिया मतलब समझ गए ना, जो किसी काम का ना हो, बस बेकार का उगा हुआ है, इसे घटिया जाति कहते हैं। अब इसी में एक इसके जो तने होते हैं, इन तनों को यहां से छाल को छील दिया जाता है
और छाल को छीलने के बाद एक दूसरा अच्छे किस्म के पौधे को यहाँ पर इसी छाल से क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये अच्छी जाति का पौधा है या इसे अच्छी किस्म का पौधा भी कर सकते हैं। तो एक घटिया जाति के पौधे को एक अच्छी किस्म के पौधे, इन दोनों की शाखाओं को क्या करते हैं, दोनों की शाखाओं को छीलकर मिला देते हैं। दोनों की शाखा को छीलकर वलयन करके उनकी छाल को हटा करके दोनों को एक में जोड़ करके और चारों तरफ से क्या करते हैं, तो चारों तरफ से इनको बांध देते हैं। चारों तरफ से क्या कर देते हैं, इनको बांध देते हैं इस तरह से। जैसे चारों तरफ से बांध देते हैं तो कुछ समय बाद ये आगे ग्रोथ करना शुरू कर देता है। और जैसे ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है तो इसमें अच्छे जाति के पौधे के क्या आते हैं, गुड़ आ जाते हैं। इससे बाद में क्या करते हैं, अलग कर लिया जाता है और अलग करके गमले में रोप दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं शाखा बंधन। क्या बोलते हैं, शाखा बंधन। तो शाखा बंधन का मतलब क्या होता है कि एक घटिया जाति के मतलब खराब किस्म के पौधे के और एक अच्छी किस्म के पौधे के दोनों की शाखाओं को छील करके एक में क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और उससे खराब जाति के पौधे में अच्छी जाति के पौधे का गुण आ जाता है। फिर बाद में इसे अलग करके गमले में या मिट्टी में रोप देते हैं। तो ये हो जाता है क्या, शाखा बंधन। बहुत आराम से समझने वाला कॉन्सेप्ट है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। शाखा बंधन का मतलब एक घटिया जाति का पौधा, दूसरा अच्छे जाति का पौधा, अच्छे किस्म के पौधे, दोनों के तने को छील करके एक में मिलाकर जोड़ दिए और जोड़ने के बाद उसे रस्सी से क्या कर दिए, बांध दिए। कुछ समय बाद उसमें से नया पौधा ग्रोथ किया, ये हो गया शाखा बंधन। इसी को क्या बोलते हैं, शाखा बंधन। या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं इन आर्चिंग। क्या बोलते हैं, इन आर्चिंग। अब इसे बाई फिगर समझ लेते हैं कैसे होता है ये। देखिए अब ये आपके सामने है। अब इसमें देख सकते हैं कि एक यहां पर है पौधा, ये घटिया किस्म का है, और एक यहां पर लगाया गया है, वो कौन सी किस्म का है, अच्छी किस्म का है। गलत हो रहा है, इधर वाला पौधा जो है वो अच्छी किस्म का है। और ये वाला पौधा जो है घटिया किस्म। अभी दो पौधे, एक अच्छी किस्म का पौधा जो गमले में आपको दिखाई दे रहा है और एक घटिया किस्म का पौधा जो मिट्टी में रोपा हुआ है। अब इसकी शाखाओं को हम क्या किया गया है कि इसकी शाखाओं को छील करके दोनों को आपस में जोड़ करके चारों तरफ से देख पा रहे हैं कि रस्सी से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, रस्सी से बांध दिया गया है। अब इसे बोलते हैं क्या, शाखा बंधन। अब जैसे ये इसमें से ग्रोथ करना शुरू करेगा तो यहां से इसको क्या कर लेंगे, कट कर देंगे। और जब यहां से कट कर देंगे तो ये पौधा इसी नीचे से ये क्या करेगा, ग्रोथ करना शुरू कर देगा। मतलब एक ही पौधे में से घटिया किस्म में से ये पोषण लेगा और ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो इस विधि को बोलते हैं क्या, शाखा बंधन। क्या बोलते हैं, शाखा बंधन बोलते हैं। बाय फिगर आप समझ सकते हैं घटिया किस्म के पौधे में अच्छी किस्म के पौधे के शाखा को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया और उसके बाद में बांध दिया गया।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट है पायबंद लगाना या रोपड़ या निरोपण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई ग्राफ्टिंग। अब ये आपका पांचवा विधि है कृत्रिम कायिक जनन की। कौन सी विधि है? ये पांचवी विधि है कृत्रिम कायिक जनन की, पांचवी विधि। पहला विधि हम लोगों ने पढ़ा कलम विधि, दूसरा दाब विधि, और तीसरा वायु दाब, चौथा शाखा बंधन, और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पांचवी। तो साथ साथ में समझते चलेंगे कि हम लोग कितनी विधि समझ रहे हैं। पैबंद लगाना या रोपण या निरोपण में 5 टाइप के होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। एक होता है कसा रोपण। क्या होता है? कसा रोपण। एक होता है जीवा का रोपण, एक होता है किलवत रोपण, एक होता है किरीट रोपण, और एक होता है पार्श्व रोपण। अब ये रोपण का मतलब क्या होता है कि कोई पौधा जो जमीन से लगा हुआ है, इस तरह से जमीन से लगा हुआ है, इसके तने में किसी दूसरे पौधे को रोप देना। इसके तने में खांच बना करके, क्या बना करके? खांच, मतलब अंदर गहरा करके दूसरे पौधे को रोप देना, ये क्या कहलाता है? रोपण। बात समझ में आई? अभी हम बाई फिगर आपको लेकर बताएंगे, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं कि कोई पौधा जो मिट्टी से लगा हुआ है, जमीन से लगा हुआ है, उसके तने में खांच बनाना। खांच का मतलब गहरा करना, कट करना, और उसी में खांच के हिसाब से नया पौधा रोपना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। अब इसी से नया पौधा क्या करता है? पोषण लेता है। क्या लेता है? पोषण, भोजन यही से लेता है, और आगे क्या करता है? ग्रोथ करता है। यही से पोषण लेकर आगे क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये 5 टाइप के होते हैं। कसा रोपण होता है, जीवा का रोपण। जीवा का मतलब उसका जो शेप रहेगा, साइज रहेगा, वो जीव की तरह रहता है, इसलिए इसको टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। किलवत रोपण मतलब कील की तरह, किसकी तरह? कील की तरह। किरीट रोपण और पार्श्व रोपण। पार्श्व रोपण का मतलब साइड ग्राफ्टिंग। साइड का मतलब तने के साइड में रोपा जाएगा। कहाँ रोपा जाएगा? साइड में। इतना तो समझ सकते हैं कि जो तना है उसके साइड में। ये सब रोपण है। अब इनके आकार के हिसाब से इनका अलग अलग नाम है। आकार के हिसाब से इनका कसा रोपण, जीवा का, जीव के आकार की तरह रोपा जाएगा तो जीवा का, कील की तरह रोपा जाएगा तो किलवट, किरीट रोपण, और पार्श्व मतलब जब तने के साइड वाले में रोपा जाएगा तो साइड को ही क्या बोलते हैं? पार्श्व। ये साइड ग्राफ्टिंग या पार्श्व रोपण हो जाएगा। अब इसे बाई फिगर समझ लेते हैं हम लोग। तो बाई फिगर आते हैं यहाँ पर। चलिए, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ ऊपर, ये कौन सा रोपण है? ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पहला वाला। ये कौन सा आपका है? ये पहला वाला है। पहला वाला क्या था? कसा रोपण। ये कौन सा है? ये है कसा रोपण। यहां पर लिखेंगे कसा रोपण। इसमें क्या करते हैं? एक खांच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खांच बनाते हैं, और इस खांच में उसी के साइज का ये पौधा लेते हैं, और उसी को खांच में क्या करते हैं? रोप देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको उसी खांच में क्या कर दिया गया? रोप दिया गया, मतलब लगा दिया, एडजस्ट कर दिया गया। बाद में यही से कलिकाएं क्या होती है? यहाँ पर जो हरे रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बर्डिंग है, कलिका है, और यही कलिका यहाँ से फिर बढ़ना या ग्रोथ करना क्या करती है? स्टार्ट कर देती है। तो इसे बोलते हैं कसा रोपण। क्या बोलते हैं? कसा रोपण। तो यहाँ पर जो नीचे वाला होता है पौधा, इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इस नीचे वाले को बोलते हैं स्यान। क्या बोलते हैं? स्यान बोलते हैं, सॉरी स्कंद बोलते हैं। नीचे वाला स्कंद होता है, स्कंद। और ऊपर जो होता है, ये ऊपर जो रोपा जाता है, इसको स्यान बोलते हैं। तो जो रोपित किया जाता है नया पौधा, उसे स्यान कहते हैं, और जो नीचे मिट्टी से लगा होता है उसे स्कंद कहते हैं। मतलब स्कंद में स्यान को रोपा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जितने भी स्यान होंगे,
सब सियान में कलिकाएं होना अनिवार्य है। कलिकाएं का मतलब बडिंग, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये बडिंग है, कलिकाएं हरे रंग की, क्योंकि कलिकाएं नहीं होंगी तो रोपने के बाद वो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो रोपते समय ध्यान देना है कि जो सियान होता है उसमें कलिकाएं होनी चाहिए, उसमें बडिंग होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इसको बोलते हैं कौन सा, कसारोपण। दूसरा फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये किलिट रोपण का, किसका है, किलिट रोपण। अब किलिट रोपण में क्या होता है, कील की तरह रोपा जाता है, किसकी तरह, कील की तरह रोपते हैं, ये कील की तरह बना लेते हैं, इसको सियान को कील के साइज में ढाल करके रोपा जाता है, तो ये होता है किलिट रोपण। यहां पर आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है ये जिह्वाकार रोपण है, जिह्वाकार रोपण। ये फिगर आपको जिह्वाकार रोपण का दिखाई दे रहा है, इसमें जीभ के आकार का बना करके और उसी के हिसाब से खांचा बना करके क्या करते हैं, रोप देते हैं, तो जिह्वाकार रोपण हो गया। बाद में इसमें ग्रोथ करते हैं। फिर लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है किरीट रोपण, किरीट रोपण। किरीट रोपण में क्या होता है कि एक ही तने में 2-4 जगह 5 जगह क्या करते हैं, कील नुमा क्या करते हैं, रोप देते हैं सियान को, और सियान को रोप देते हैं, इसमें से हर एक बडिंग क्या करता है, ग्रोथ करता है और आगे चलकर नया पौधा बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आगे चलकर नया पौधा बनाता है, इसको बोलते हैं किरीट रोपण। और यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं ये लास्ट में रहा, इसको बोलते हैं क्या, ये तो हिस्सा इसका हो गया कसारोपण का, कसारोपण। ये कसारोपण है, यहां पर ये कसारोपण नहीं है, ये है पार्श्वरोपण। ये कौन सा रोपण है, ये पार्श्वरोपण, ऊपर वाला, क्योंकि साइड में लग रहा है तो साइड में जो रोपा जाता है वो पार्श्वरोपण होता है। ये है कसारोपण, ठीक है। और इसमें और लास्ट में यहाँ पर ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है ये है कलिका रोपण, कलिका रोपण। इसमें बस एक कलिका को रोपा जाता है, तो कलिका रोपण है। ये आपके टोटल रोपण, रोपण का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि एक जो स्कंद होता है, स्कंद मतलब जो जमीन से लगा हुआ होता है, तना उससे स्कंद कहते हैं, और उसमें ऊपर से नए पौधे जिसको ग्रोथ कराना है उसे सियान कहते हैं। उसे लाकर क्या कहता है, रोपा जाता है, और रोपने के बाद जिस तरह से रोपा जाता है उसी हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे साइड में रोपा गया तो पार्श्वरोपण, कील की तरह रोपा जाता है तो किरीट रोपण, यहाँ पर कई जगह रोप दिया गया तो किरीट रोपण, और यहाँ पर दोनों का भी आकार की तरह कट करके ऐसे साइड में लगा दिया गया, ये कसारोपण। जीभ की तरह काट करके रोपा गया तो जीवाकार रोपण। यहाँ पर केवल कलिका को रोपा जाएगा तो कलिका रोपण। तो इनका नाम मतलब इनके रोपने के तरीके के ऊपर इनका नाम है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा आराम से। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है देख रहे थे, चलिए अगला टॉपिक है कलिका रोपण। इसको बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। जब किसी कलिका को रोपा जाए, किसी पौधे में या किसी पेड़ में कलिकाओं को रोपना, बर्ड को रोपना है, क्या कहलाता है, कलिका रोपण। इस विधि में सियान एधा तथा कुछ छाल युक्त कलिका होती है। इसमें निम्न किस्म के पादप के तने की छाल में गहरी तिरछी काट लगाई जाती है और उसमें उच्च किस्म की कलिका को रोप दिया जाता है। जब कलिका स्कंद से जुड़कर नई शाखा रूप लेती है तो निम्न किस्म के पादप की अन्य शाखा को काट दिया जाता है। उदाहरण में इसका कौन है, तो गुलाब है, नाशपाती, संतरा, ये सब पौधे इस विधि से किए जाते हैं, मतलब कलिका रोपण से। कलिका रोपण कैसे चलता है देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको हम बता दे रहे कलिका रोपण। इसमें एक अस्कंद होता है। अस्कंद मतलब मैंने क्या बताया, तो अस्कंद मतलब जो जमीन से लगा, जो जमीन से लगा होता है उसे स्कंद बोलते हैं।
और जो ऊपर से रोपा जाता है उसे स्यान बोलते हैं। अब इस स्कंद के तने में, यह स्कंद है, स्कंद, इसके तने में एक गहरी और तिरछी खांच बनाई रहती है। एक गहरी और तिरछी क्या बनाई रहती है? खांच। और ठीक ऐसे ही खांच का एक कलिका लिया जाता है जो इसी तरह का होता है। यहाँ पर इसको समझ लेंगे। ये कलिका हो गया। इसे क्या बोलते हैं? कलिका। ये बर्ड हो गया, कलिका हो गया। अच्छे किस्म के पौधे का ये क्या है? कलिका। आइए थोड़ा सा घटिया किस्म या निम्न किस्म के पौधे का स्कंद है। स्कंद मतलब मिट्टी से लगा हुआ हिस्सा। अब इस कलिका को क्या करते हैं कि इस कलिका को यहां पर ला करके क्या करते हैं? रोक देते हैं। चलिए अब इसको पूरा लेकर चलना है। इसमें लगा क्या करते हैं? रोक देते हैं। चलिए बात आई समझ में। अब इसको यहां पर क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। अब जब इसको रोक दिया जाता है तो ये आगे कलिका क्या करता है? ग्रोथ करता है, मतलब यहां से नया पौधा बनाता है। यहां से कैसा पौधा बनाता है? नया पौधा बनाता है। तो जब नया पौधा बनाता है, नया पौधा परिवर्त करता है, तो इस निम्न जाति के जो पौधा है, ये स्कंद वाला, इसके अन्य सभी शाखाओं को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। बस इसी को उगाया जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि जो अच्छी किस्म का पौधा है वही आगे बढ़े। तो इसी को उगाया जाता है। इसी विधि को बोलते हैं क्या? कलिका रोपण। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि कलिका रोपण का मतलब स्कंद में जो स्यान होता है, उस स्यान का क्या ले जाता है? कलिका ले जाता है। ठीक है। और इसमें स्कंद में एक तिरछी काट लगाई जाती है, गहरी काट लगाई जाती है, छाल को हटा करके, और उसी में उसी साइज का जो स्यान होता है, कलिका होता है, उसे क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? कलिका है। क्या है? कलिका। इसी को बोलते हैं क्या? कलिका रोपण। इसी क्या बोलते हैं? कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग। तो यहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला और इसका लास्ट कॉन्सेप्ट जो है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। अब ये सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? ये पादपों का प्रवर्धन की एक प्रयोगशाला विधि है। इसमें सूक्ष्म पादप की एक असंक्रमित कोशिका को संवर्धन माध्यम में रखा जाता है और कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद इनमें विभाजन के द्वारा नए उत्तक और कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है, जिन्हें कैलस कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं, जो बाद में विभेदित होकर पहले जड़ व बाद में प्ररोग का निर्माण करते हैं। इसको समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है? देखो ध्यान से, यह एक प्रयोगशाला विधि है। कैसी विधि है? प्रयोगशाला। इसमें एक परख नली को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? परख नली को लिया जाता है। और इसमें नीचे कुछ मॉस वगैरह रखा जाता है और ऊपर कुछ सूक्ष्म बीज रखे जाते हैं, छोटे छोटे कोशिकाएं रखी जाती है, और ऊपर रुई लगा दिया जाता है। ऊपर क्या लगा दिया जाता है? रुई, कॉटन। तो यहाँ पर नमी के वजह से ये धीरे धीरे क्या करते हैं? ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। और ग्रोथ करने के बाद पहले इनके अंदर क्या आता है? इनका एक समूह बन जाता है। इस समूह को क्या बोलते हैं? इस समूह को बोलते हैं कैलस। समूह क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं।
और बाद में समूह में से क्या होता है, जड़ निकलना शुरू होती है। पहले जड़ निकलते हैं, फिर बाद में प्ररोह निकलता है। प्ररोह का मतलब सूट सिस्टम, ऊपर वाला हिस्सा, ऐसे तना वगैरह बाद में निकलता है, पहले जड़ निकलती है। जब ये निकलना स्टार्ट हो जाती है तो इस हिस्से को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। जैसे इस हिस्से को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको मैं दे रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, चलो इसी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद मिट्टी में या गमले में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। और इसके बाद इसमें से नया पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो इस विधि को बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। कौन सा प्रवर्धन बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं। इससे भी बाय फिगर हम लोग समझ लेते हैं। इसका फिगर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए ध्यान से। अब ये रहा इसका फिगर, इसको समझ लेते हैं फिगर वाइज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैलस क्वार्टन ऊपर है, ठीक है। एम्ब्रॉयड प्लानेट है। एम्ब्रॉयड का मतलब क्या होता है, भ्रूणी है। क्या होता है, भ्रूणी है। इसमें पहले क्या होता है कि परत नली में यहाँ पर देख सकते हैं ऊतक रखा जाता है और इस ऊतक के समूह को क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। ऊपर ये क्या लगा हुआ है, रुई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रुई लगा हुआ है। ये प्रयोगशाला विधि होती है सूक्ष्मकायी प्रवर्धन के लिए। बाद में इनमें से पहले क्या निकलते हैं, तो जड़ें निकलती हैं। फिर बाद में धीरे धीरे क्या निकलता है, ऊपर प्ररोह सिस्टम निकलता है। और बाद में जब इसमें से प्ररोह सिस्टम निकल जाता है ऊपर, तो इसको अलग करके जमीन में क्या कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है। बस यही कहलाता है क्या, सूक्ष्मकायी प्रवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है हम लोग का कायिक जनन से लाभ। कायिक जनन के लाभ जो होते हैं, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे पहला क्या है, यह बीज रहित पादपों के प्रवर्धन की एकमात्र विधि है। तो यह एकमात्र विधि होती है बीज रहित पौधे को उगाने की, मतलब ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते उनको उगाने का एकमात्र तरीका होता है कायिक प्रवर्धन। तो जैसे में गन्ना, केला, अंगूर, बीज रहित संतरा, तो ये सब जो होते हैं इनमें बीज नहीं पाए जाते इन पौधों में, तो इनको उगाने की एकमात्र विधि यही होती है। कौन सी विधि, कायिक विधि। दूसरा इसमें है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, पादपों की संख्या में कम समय में तेजी से वृद्धि होती है। मतलब कायिक जनन से एक लाभ ये भी होता है कि कम समय में पौधा जल्दी से ग्रोथ करता है, जल्दी से वृद्धि करता है, कम समय में जल्दी बड़ा होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, लाभ है। तीसरा लाभ यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्रवर्धन की एक सस्ती और आसान विधि है। मतलब बहुत ही कम खर्च लगता है इसको करने में और बहुत ही आसानी से हो जाता है। चौथा देख लेते हैं, पादपों के विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। मतलब इससे जो पेड़ पौधों के जो लक्षण होते हैं वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। पांचवा, बहुत से वृक्ष फल देने में कई वर्ष लगाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उनमें एक ही वर्ष में फल प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो 1 साल 2 साल बाद फल उस पे लगते हैं। लेकिन आप कभी चले जाएंगे जहां पर प्लांट वगैरह लगे रहते हैं, जहां पर पेड़ पौधे बिकते हैं, जहां पर मिलते हैं, वहां पर देखेंगे छोटा सा पौधा रहेगा लेकिन फल लिया रहेगा। हम लोग को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि अभी ये छोटा सा लेकिन फल लगा हुआ है। ये सब किससे के वजह से संभव है, ये कायिक जनन के वजह से संभव होता है। छठवां इसमें क्या है, इसमें पुराने पादपों के समाप्त होने से पूर्व ही उनसे नए पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब पुराना पेड़ समाप्त होने से पहले उसमें से नया पौधा उगा दिया जाएगा। मतलब वृक्ष समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी भी एक एज होती है। उससे पहले उसके अंदर एक नया पौधा क्या कर दिए, रोप दिए, अब वो उसी के सहारे उगेगा, नया पौधा बन गया। तो पुराने वृक्ष समाप्त होने से पहले नए पौधे उगाए जा सकते हैं। सातवां यहाँ पर देख लेते हैं, इससे उच्च गुणवत्ता वाले पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। आठवां, कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी जंगली, यहाँ पर ये लिखा गया जंगली प्रजातियों को उपयोगी पादप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि आपको बताया था कि ऐसे पेड़ पौधे जो घटिया किस्म के होते हैं, जंगली पेड़ पौधे होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन उन्हीं के सहायता से अच्छे किस्म के पादप रोप दिए जाते हैं और उन्हीं से पोषण लेकर अच्छे किस्म के पौधे उगते हैं। तो अच्छे किस्म के पौधे उगते हैं, तो वही यहाँ पर है कि उनका उपयोग किया जाता है जंगली पौधे का, और उपयोग करके उनसे
नए किस्म के पौधे, अच्छे किस्म के पौधे को उगाया जाता है। नौवां, इस विधि से प्राप्त पादप मात्र पादप के समान होते हैं, उनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। मतलब इससे जो प्राप्त पौधे होते हैं वो एकदम अपने जनक के समान होते हैं, क्योंकि उनमें जो है अलैंगिक जनन हो रहा है, न कि लैंगिक। और जिनमें अलैंगिक जनन होता है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, अनुवांशिक रूप से भी और कायिक रूप से भी। ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इनमें विविधताएं बिल्कुल नहीं होती है, एकदम पहले वाले पौधे के ही तरह होते हैं। इस और लास्ट इसका जो है फायदा, इससे एक ही पादप पर अनेक जातियां विकसित की जा सकती है। मतलब एक ही पेड़ पर कई जातियों के पौधे विकसित कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बताया किरीट रोपण। कौन सा रोपण? किरीट। तो किरीट में क्या होता है, एक स्कंद में कई श्यान को रोपा जाता है। तो सभी अलग अलग पौधे के श्यान को रोप लेते हैं, जैसे एक नीम का, एक आम का, एक अमरूद का, एक जो है गुड़हल का या गुलाब का रोप दिए। अब उसी एक में पेड़ में से ये चारों अलग अलग प्रजातियों के पेड़ उगेंगे। ये किसके वजह से संभव है? ये संभव है काइट की वजह से। किसकी वजह से? काइट। तो ये यहाँ पर इसके फायदे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, या कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। आगे चलते हैं। कायिक जनन के लाभ हो गया, तो कायिक जनन की हानि देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपके सामने कायिक जनन की हानियां है। क्या है? कायिक जनन की हानियां। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। चलिए, कायिक जनन की हानियां क्या है? कायिक प्रवर्धन आसानी से क्षय हो जाते हैं, मतलब नुकसान हो जाता है जल्दी से, और सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब कायिक जनन में क्या होता है कि ये जल्दी से इनका क्षय हो जाता है, मतलब ये नुकसान हो जाता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनसे संक्रमण होने का बहुत डर लगता है। जैसे मैं आपको बूटी बांधने वाले मैंने बताया था कि उसके चारों तरफ प्लास्टिक से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। और प्लास्टिक से इसलिए बांधते हैं ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण न फैले। तो ये इनमें थोड़ा सा ये समस्या होती है। दूसरा, इस विधि से प्राप्त पादप में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, अतः इन पादपों की विभिन्न वातावरणीय दशाओं के लिए अनुकूल क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती है। मतलब एक नुकसान ये होता है कि इनमें विभिन्नताएं नहीं आती है, और विभिन्नताएं न आने की वजह से इनमें अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियों में जीवन संभव या जीने का थोड़ा सा जो क्षमता होता है वो घट जाता है। तीसरा इसका है, कायिक प्रवर्धनों का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि एक ही स्थान पर अनेक पादप उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उन्हें वायु, जल एवं अन्य आवश्यक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते और उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। तो अतः इस विधि द्वारा नई जाति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। मतलब कायिक प्रवर्धन से आप नई जाति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वही जाति उत्पन्न रहेगी। पांचवा, कायिक जनन से कुछ समय पश्चात पादपों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है तथा संतति दुर्बल होती है। संतति का मतलब संतान। तो इस विधि से क्या होता है कि जनन क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जो संतति पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होती है, जो संतान, वो कमजोर होती जाती है, दुर्बल होती जाती है। अब यहाँ पर इसका छठवां जो है ये दिया है, इस प्रवर्धन के लिए उच्च स्तरीय देखभाल की आवश्यकता होती है, जिससे अधिक व्यय होता है, अतः प्राप्त संतति पादप अधिक महंगे होते हैं। मतलब इस प्रवर्धन में क्या होता है कि देख रेख बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जानवरों से सुरक्षा करनी पड़ती है, सूक्ष्म जीवों से बचाना पड़ता है, दवाइयां छिड़कनी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा इसको सिक्योर किया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, जिसके वजह से अब ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है तो उसकी कीमत जो होती है वो अधिक हो जाती है। मतलब ऐसे पौधे महंगे बिकते हैं, जिनकी सिक्योरिटी ज्यादा रहती है उनके जो वो पौधे जो होते हैं वो महंगे बिकते हैं। जैसे खेत में आप फसल उगाते हो तो फसल की कीमत थोड़ी सी महंगी होती है, और जो खेत में खरपतवार होते हैं उनकी कीमत होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो ऐसे ही उगे, उनके कोई देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको बहुत ज्यादा देखभाल करना पड़ता है, इसलिए इनकी जो कीमत होती है वो महंगी होती है, अधिक होती है। और लास्ट सातवां इसमें नुकसान देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में कुछ समय बाद ह्रास होने लगता है, और यह लैंगिक उद्दीपनों के अभाव के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद जो होता है प्रवर्धन उत्पन्न पादपों कुछ समय बाद इसमें ह्रास मतलब कमी होने लगती है, और यह अलैंगिक उद्दीपनों के कारण होता है। तो ये आपका कायिक जनन से हानियां हैं, इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले पर। अगला है अलैंगिक जनन से लाभ।
अब आज के वीडियो में हम इस अलैंगिक जनन को क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो अलैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, बस इसके लाभ देख लेते हैं। तो अलैंगिक जनन के लाभ कौन से हैं? तो पहला लाभ है कि यह एकल जनक द्वारा होता है, इसमें दूसरे जनक की या दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन के निश्चित होने की संभावना अधिक होती है। तो ये इसका लाभ पहला तो है कि इसमें दो या दो से अधिक जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये एकल जनक होता है, मतलब एक ही जनक से एक ही पौधे से हो सकता है, और इसमें जो जनन की निश्चित होने की संभावना होती है, मतलब इसमें कंफर्म होता है कि जनन होगा ही और नया पौधा उगेगा ही। ये इसका पहला लाभ है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है देख लेते हैं। दूसरा फायदा यह जनन विभाजन, असूत्रण, समसूत्रण जैसी सरल विधियों द्वारा होता है। मतलब इसमें जो जनन होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है या असूत्री। असूत्री का मतलब उसमें कोशिका विभाजन होता है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये असूत्रण या समसूत्रण जैसी सरल विधि द्वारा होता है, क्योंकि ये बहुत ही सरल विधि होती है। जटिल विधि कौन सी होती है? तो जटिल होती है अर्धसूत्री, जो कि लैंगिक जनन में होती है, तो वो जटिल होती है। लेकिन इसमें आसान विधि से जनन होता है, तो ये इसका एक फायदा है। तीसरा इसमें क्या है फायदा? इसमें गुणन तीव्र दर से होता है, मतलब तेजी से पेड़ पौधे गुणित होते हैं, क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास ये सभी क्रियाएं नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि भ्रूणीय विकास, निषेचन, परागण ऐसी कोई भी क्रियाएं नहीं होती है, इसलिए ये जो होता है तेजी से विकास करता है, बहुत तेजी से होता है। चौथा, इसमें एकल जीव द्वारा अनेक संततियों का निर्माण होता है, मतलब एक ही जीव के द्वारा बहुत सारी संततियां उत्पन्न होती है। और पांचवा, इसमें संततियों आकार की और आनुवंशिक में जनक के समान होती है। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि जो संतति होती है, संतान होती है, वो माता पिता के या जनक के जो है आकार के हिसाब से और आनुवंशिक के हिसाब से समान होती है, तो किस जनन में होती है? तो आप कहेंगे सर अलैंगिक जनन में होती है, लैंगिक में नहीं होती। लैंगिक में जो संतति होता है वो जनक से आकारिकी और आनुवंशिकी दोनों के हिसाब से क्या होता है? अलग होता है। अलैंगिक में क्या होता है कि जो संतति होता है वो जनक से आकारिकी और आनुवंशिकी दोनों में जनक के क्या होता है? बिल्कुल समान होता है। और छठवां इसका है, यह अनेक जीवों की को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये अलैंगिक जनन के लाभ है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसका अलैंगिक जनन से जो हानि है उसको पढ़ लेते हैं। तो आपका ये लास्ट टॉपिक इस वीडियो का लास्ट है, और अलैंगिक जनन का भी ये लास्ट है, क्योंकि अगले वीडियो में जब हम लोग लेकर आएंगे तो मैं अगला वीडियो लेकर जो आऊंगा उसमें आपको लैंगिक जनन के बारे में लेकर आऊंगा, ना कि अलैंगिक। तो अलैंगिक का ये समझिए कि लास्ट है। तो अलैंगिक जनन से क्या क्या नुकसान होते हैं? यहाँ पर पहला नुकसान है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री नहीं होता है। अर्धसूत्री किसमें होता है? तो अर्धसूत्री होता है लैंगिक जनन में। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है, नई प्रजातियों का विकास भी नहीं होता है। ये सब के सब क्या है? नुकसान है। जाहिर सी बात है कि अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, क्योंकि इनमें युग्मक नहीं बनते हैं, और जब युग्मक नहीं बनते हैं तो युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है और उससे नई प्रजातियां भी नहीं होती है। दूसरा इसका नुकसान क्या है? तो अलैंगिक जनन की उद्विकास में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। मतलब अलैंगिक जनन से नई प्रजातियां होती ही नहीं, इस विधि के द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न नहीं होती है, उद्विकास नहीं होता है, और इसी वजह से इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। तीसरे नंबर पर इसका नुकसान देख लेते हैं। तीव्र दर से गुणन के कारण जीवों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। मतलब अलैंगिक जनन जो होता है उसमें तीव्र गति से गुणन होता है, बहुत तेजी से जो जीव होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ये नुकसान ये भी होता है क्योंकि बहुत सारे जीव बढ़ जाते हैं, समस्या आ जाती है। चौथा, इस जनन की निरंतरता से जननिक रूप से दुर्बल संतति उत्पन्न होती है। मतलब अलैंगिक जनन जो होता है इससे जो बार बार अगर ये जनन कराया जाए तो आने वाली पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होगी वो दुर्बल होती है। जैसा कि स्वपरागण में आपको मैं बताता हूँ कि स्वपरागण में भी क्या होता है कि बार बार स्वपरागण कराने से जो संतति के नए बीज प्राप्त होते हैं वो दुर्बल होते हैं। तो वैसे बार बार अलैंगिक जनन होने की वजह से आने वाली पीढ़ी में जो संतति होती है वो कैसी होती है? दुर्बल, मतलब कमजोर होती है। एक नुकसान ये भी होता है। और पांचवा देख लेते हैं, पांचवें नंबर पर।
तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के लिए कम अनुकूलित होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि अलैंगिक जनन से जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो प्रतिकूल दशाओं में सक्षम नहीं होते। मतलब अनुकूल दशाओं में तो उगते हैं, लेकिन प्रतिकूल दशा आने पर वो सक्षम नहीं हो पाते, जीवित नहीं रह पाते। ये एक इनका क्या है, नुकसान है या हानि है। तो